नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ फिर से एक बार आपके पास हाजिर हुआ हूं विशेष मुद्दे के साथ। और आज का जो मुद्दा है वो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जो मीटिंग हुई है मॉन्ट्रियल में उससे रिलेटेड है। आप सारे लोग जानते हैं कि इस बदलते हुए जलवायु परिवर्तन में बहुत सारी जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वो इफ़ेक्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब ये होता है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी तरह के जीव जंतु हैं, जो उनके रहने का आवास है, जिस तरह से वो रहते हैं, उनके रहन सहन, उनके खाने पीने, उनके रहने पर पूरी तरह से फ़र्क पड़ रहा है। और यही फ़र्क उनको एक एक्सटिंक्शन के कगार पे ले जा रहा है। अगर एक्सटिंक्शन की हम बात करें तो भारत में जो रिपोर्ट निकली है उसमें ऐसा बताया गया है कि लगभग 200 से 80 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। तो ऐसे में इन सारे इकोसिस्टम पर जो ये एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है जलवायु का या ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसको कैसे रोका जाए। आप सारे लोगों को पता है कि मॉन्ट्रियल में हुई COP15 की जो बैठक, अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़े फंड की घोषणा की गई है, जो 2030 तक जो भी लक्ष्य रखे गए उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा, ऐसी बात कही गई है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो भारत ने भी इसके साथ समर्थन दिया है। और भारत के साथ साथ टोटल अगर हम कंट्रीज की बात करें, 196 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 196 में अगर हम बात करें तो 195 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन। इसके साथ ये पूरी बैठक संपन्न हुई। क्या सारे इसके पहलू हैं, क्या सारे आउटकम निकल के आए, भारत का क्या स्टैंड इसमें रहा, इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी हम नज़र रखेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन वीडियोस में और इस वीडियो में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ साथ इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बैठक हुई है इसके दो वेन्यू दिखाई पड़े हैं। एक वेन्यू आपका दिखाई पड़ा है कनमिंग और दूसरा वेन्यू आपका दिखाई पड़ा है मॉन्ट्रियल। तो क्या है ये दो वेन्यू, किस तरह से बने, इस पर भी चर्चा हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर की सुर्खियों में किस तरह से ये न्यूज़ दी गई है। COP15 बायोडाइवर्सिटी ड्राफ्ट आईज मोर फंड्स सेविंग रिच एरियाज। COP15 कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एडॉप्टेड। अलग अलग दो पहलू यहां दिए गए, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पर हम नजर डालते हैं। इन बेसिक चीजों में जो सबसे पहली चीज आती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये व्यक्ति तब से कॉप के बारे में बात कर रहा है, ये कॉप है क्या, ये कन्वेंशन क्या है। देखिए, जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं हमें कई तरीके के टर्म दिखाई पड़ते हैं। कहीं हमें कन्वेंशन दिखाई पड़ता है तो कहीं हमें प्रोटोकॉल दिखाई पड़ता है, तो कहीं अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले कन्वेंशन की क्या हिस्ट्री है, किस तरह से ये कॉप का निर्माण हुआ, या किस तरह से CBD का निर्माण हुआ, इस पर हम फोकस करेंगे। 1998 के बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें कई सारे एक्सपर्ट बैठे और इन्होंने ये कहा कि भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कुछ ना कुछ कन्वेंशन होने चाहिए, कुछ ना कुछ मीटिंग होनी चाहिए, ताकि इस बढ़ते हुए एडवर्स इफेक्ट को कैसे रोका जा सके। वहीं 1989 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस्टेब्लिश कर दिया गया वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्ट का, जो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये बायोडाइवर्सिटी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन अगर गलत हो रहे हैं तो इनको कैसे रोका जा सके। अगले साल बात करते हैं 1991 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, इस तरह की एक नई कमेटी बनाई गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर 1992 जो बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है आप सारे लोगों के लिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1992 में रियो समिट हुई, रियो डी जेनेरो, ठीक है। यहाँ पर यह समिट हुई, इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। और इस अर्थ समिट की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे बहुत ही
अच्छे नतीजे निकले और इन नतीजों में एक ये था कि भाई एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टाइप का एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए और इस फ्रेमवर्क पर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए विश्व की जो भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पूरे जो है क्या कहते हैं कन्वेंशन में सिग्नेटरीज कंट्रीज को इनवाइट किया गया और इनको साइन करने के लिए एक समय दिया गया। इसको आप देख सकते हैं रिमेन ओपन कब तक रहा, ये 1993 तक रहा और यहाँ पर हम देखते हैं 1993 तक 168 कंट्रीज ने इस पर साइन किए। इसको रेक्टिफाई किया कि हाँ इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए जो पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड हो। 1993 की हम बात करें, उसी साल दिसंबर में द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स। 1994 की बात करें, द फर्स्ट सेशन, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहां पर हम देख सकते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज वाज शेड्यूल्ड इन द बहमास, यानी कॉप जैसी मीटिंग की शुरुआत 1994 में कर दी गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें रही जो कॉप से रिलेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं यानी कन्वेंशन कैसे शुरू होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1992 जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये रियो समिट्स है और इसका जो नतीजा निकल के आया वो था UNFCCC। कमेंट में बताइएगा इसका क्या फुल फॉर्म है और इसका क्या फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हम देखते हैं जो चीज हमारे लिए आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड चीज क्या है। ये एक ऑफिशियल साइट है जहां से मैंने आप लोगों के लिए मैटर इकट्ठा किया है। तो यहां पर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं 150 गवर्नमेंट लीडर्स ने इनको जो है साइन किया इस ट्रीटी को। कहां साइन किया? 1992 रियो समिट में। और रियो समिट जो की गई इस पर निकल के आया CBD। क्या काम है इसका? इसका काम है टू प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट conceived as a practical tool for translating the principle of Agenda 21 into reality। Agenda 21 क्या है? Agenda 21 ईयर 21st सेंचुरी के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सारे आपके मैंडेट्स बनाए गए हैं उनको क्यूमुलेटिवली हम बोलते हैं एजेंडा 21। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया 1992 में रियो समिट के अंतर्गत बनाया गया। 1993 से इस तरह से पूरी जो है ये लगातार मीटिंग चल रही है। इसी संदर्भ में ये जो मीटिंग हुई है COP 15 की, ये आपकी जो शेड्यूल्ड की गई थी, ये आपकी शेड्यूल्ड की गई थी कनमिंग में। जनरली देखिए ये मीटिंग 2 फेजेस में थी। पहले फेज की अगर हम बात करें तो ये 11 से 15 अक्टूबर 2021 में जो है क्या कहते हैं कहां पर ये इसने वेन्यू इसका रहा, तो इसका वेन्यू था वर्चुअल वेन्यू था आपका कनमिंग, जो कहां पे आपका चाइना में है। लेकिन कोविड के चलते अगर हम बात करें तो फेज जो बीच में पोस्टपोन कर दिया गया था, लगभग 4 साल से जो है इन जटिल मामलों के बीच में ये सारी चर्चाएं चल रही थी जिनको फाइनली COP 15 के रूप में एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहां पर हम ये देख सकते हैं फेज 2 जो शुरू हुआ वो करंटली हुआ कहां पर? मॉन्ट्रियल में जो कनाडा में है, 7 से 19 दिसंबर के बीच में। और यहां पर हम ये देखते हैं COP 15 है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 188, यहां पर शायद मिसप्रिंट हो गया है, 196 जो है गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहां पर COP 15 में बात की गई। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसका नतीजा क्या निकल के आया, इस मीटिंग में क्या सारी चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले आप देखिए कि द फ्रेमवर्क हैज 23 टारगेट्स, जिसको कब तक पूरा करना होगा? 2030 तक पूरा करना होगा। और ये टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए रिपोर्ट एक सबमिट की जाएगी जो मॉनिटर की जाएगी एक विशेष संस्था के द्वारा। हर 5 साल के बाद ये जो है जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में रिपोर्ट करेंगी और काम सही से चल रही है। इस वजह से इसके लिए एक ग्लोबल फंड की जो है व्यवस्था की गई है और ये ग्लोबल फंड किस नाम से जाना जाएगा? GBF के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इस फंड को लेकर बहुत समय से जो है कि अपनी चिंताएं जताई हैं और फाइनली अभी तक
बायोडाइवर्सिटी, या आप ये कह लें जो हमारा इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, या जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके लिए, इसको कम करने के लिए, या इसको जो है ख़त्म करने के लिए आप जो भी टारगेट डिसाइड किए गए हैं उनकी पूर्ति के लिए जितना भी फंड दिया जा रहा था विकसित देशों के द्वारा वो इनसफिशिएंट था। तो भारत ने और जो है कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उस पर उन सारे कंट्रीज़ ने इस बात पर फोकस किया है कि किस तरह से हम इस फंड को बढ़ाएं। और वास्तव में भारत की पहल पर या भारत के साथ कई कंट्रियों के कहने पर ये जो है आपका जो फंड का अमाउंट निकल के आया ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से GBA ये मल्टीलैटरल जो है क्या कहते हैं फंड होगा, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको मिलेगा, ताकि 2030 तक जो भी टारगेट रखे गए हैं उन टारगेट्स को पूरा कर सके। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 में जो COP16 की मीटिंग होगी वो आपकी तुर्की में होगी, यानी टर्की में होगी। टर्की ने अभी अपना नाम चेंज किया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो निकल के आ रही हैं। इसके अलावा हाइलाइट्स इस समिट के क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम 4 बातों पर मेन फोकस करेंगे। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन, मनी फॉर नेचर, बिग कंपनी रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, हार्मफुल सब्सिडीज। इसके बाद पॉल्यूशन एंड पेस्टिसाइड और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये चीज़ थोड़ी सी आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं कि इन सारे हाइलाइट्स में क्या हमें दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला जो हाईलाइट है हमारा कंजर्वेशन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। जो भी गोल रखे गए हैं इनको कहा गया है 30/30, समझ रहे हैं आप। दूसरी चीज 30/30 रखने का मेन पर्पस क्या है, अगर अभी हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो भी कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम जो है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो काफ़ी रैपिड डिग्रेडेशन हो रहा है। रैपिड डिग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए अगर हम बात करें तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ द लैंड एंड 30% ऑफ द कोस्टल मरीन एरियाज बाय 2030, यानी जो भी आज का रेशियो है, ठीक है, 30% से इसको रिड्यूस किया जाएगा। ओके, रिड्यूस करने का मतलब मेरा यह है कि 30% अभी तक जो एरिया डिप्लीटिंग हो रहे हैं, जो एरिया खत्म हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे हम देखें, द डील ऑल्सो एस्पायर टू रिस्टोर 30% ऑफ द डिग्रेडेड लैंड्स एंड वेस्ट वाटर थ्रू द डिकेड अप फ्रॉम एंड द अर्लियर एम ऑफ 20%। देखिए यही आपके क्वेश्चन में कैच बनेगा कि पहले जो डिटरमाइन किया गया था वो कितना किया गया था, अब उससे बढ़ाकर कितना किया जा रहा है। ओके, और आगे हम देखते हैं, टू प्रिवेंट डिस्ट्रॉइंग इंटैक्ट लैंडस्केप एंड एरिया विद अ लॉट ऑफ स्पीशीज ब्रिंगिंग दोज लॉसेस क्लोज टू 0 बाय 2030, यानी यहाँ पर जो फ्लोरा और फौना एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं उनको भी रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से हम ये देखते हैं जो अमाउंट रखा गया है, यानी मनी फॉर नेचर, वो कितना रखा गया है, वो 200 बिलियन पर ईयर का रखा गया है, ताकि ये 2030 तक जो टारगेट बनाए गए हैं ये टारगेट पूरे हो सके। बिग कंपनीज रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी यहां पर कंपनीज की बात की जा रही है। कंपनी शुड एनालाइज एंड रिपोर्ट हाउ देयर ऑपरेशंस अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय द बायोडाइवर्सिटी इशू, यानी जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी कंपनीज होगी, उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जो इस पर्टिकुलर COP15 में टारगेट रखे गए हैं वो टारगेट पूरा करने के लिए वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं, किस तरह से सहयोग कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। आगे देखते हैं हार्मफुल सब्सिडीज। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर भारत ने एक तरह से अपनी चिंता जताई है। आप ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर आधारित थी। अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या कहते हैं ये सेक्टर है हमारी GDP को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और सरकार बहुत सारी जो है सब्सिडीज़ देती है किसानों को। तो यहाँ पर इस पूरे मंच पर एक बात कही गई कि ऐसे सारी गवर्नमेंट जो बहुत तरीके की सब्सिडीज़ दे रही हैं, और उन सब्सिडीज़ के देने से मान लीजिए आप गवर्नमेंट मान लीजिए किसी सेटअप के लिए सब्सिडी दे रही है, फैक्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी अगर दे रही है, और फैक्ट्री लगाने से अगर इसका दुष्परिणाम एनवायरनमेंट पर पड़ता है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट पर
जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है जनरेट होता है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? वो होगा आपका ये जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है। तो सब्सिडी के मामले में अगर हम बात करें तो कंट्रीज कमिटेड टू आइडेंटिफाई सब्सिडीज दैट डिप्लीट बायोडाइवर्सिटी बाय 2025 एंड देन एलिमिनेट, फेज आउट और रिफॉर्म देम। तो थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि किस तरह से सब्सिडीज को दिया जाए या बहुत सारी सब्सिडीज बच जाए। इनसे जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग किस में किया जाएगा? 2030 में जो कंप्लीट होने वाले टारगेट को पूरी तरह से अचीव करने के लिए। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस हम देखते हैं। देखिए यहां पर एक चीज निकल के आई है, आईची टारगेट। जापान की एक जगह है जहां पर जो है क्या कहते हैं आपके बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी उसको पूरी तरह से प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ मैंडेट्स निकाले गए थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं 2020 में ये सारी जितने भी टारगेट रखे गए ये फेल होते नजर आ रहे थे, और इन्हीं के कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन के लिए, और इनमें से बहुत सारे टारगेट ऐसे थे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी की जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग में चर्चा में थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आईची टारगेट्स को भी यहाँ पर फुलफिल करने की बात कही जाएगी। इसके बाद नेचर फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, ये एक महत्वपूर्ण यहां से बिंदु निकल के आ रहा है। यहां पर हम ये देखते हैं नेचर फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। यहां पर देखिए कि मंगोलिया बिकेम वन ऑफ द 6 कंट्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। किस लिए है? एफर्ट इन अपस्ट्रीम पेंडेमिक प्रिवेंशन, एनवायरमेंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया, जो भी लिखे गए हैं इन द साइड इवेंट एट द CBD COP15 इन मॉन्ट्रियल टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पार्टनर कंट्रीज। यानी मंगोलिया समेत 6 देश जो है COP15 के साइड लाइन में एक इन्होंने अपना ग्रुप बनाया जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, ऐसा मंगोलिया के द्वारा बताया गया है। दोस्तों चर्चा आउटकम जितने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि भारत इस चीज को, इन चुनौतियों को कैसे पूरा करेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जहां तक मुझे ये लगता है कि ये जो फंड दिया जा रहा है, पहली बात तो फंड का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए भारत को। इस कमेटी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, समय समय पर इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी चाहिए। ठीक है, और इस आधार पर यह कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इस कमेटी को बनाने के बाद, ठीक है, हम ये समय समय पर देखते रहेंगे कि कितना टारगेट अचीव हो रहा है, कहाँ पर लैग हो रहा है। ये सारी चीज़ें भारत के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, भारत में करप्शन की अगर हम बात करें तो करप्शन के इंडेक्स में भी देखें तो भारत का स्थान ठीक ठाक है। यानी आप ये कह सकते हो पिछले साल से जो करप्शन रिपोर्ट थी उसमें इजाफा हुआ, उसमें कमी नहीं आई है। करप्शन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, और भारत अपने जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या एशिया के जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या बाहर के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर एक अपना एक कन्वेंशन बनाए, अपना एक जो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हो एक कमेटी बनाए या एक ग्रुप बनाए जो कम से कम एशियन रीजन में जो डिप्लीशन हो रहा है, जो एक तरह से जातियां एक्सटेंशन की तरफ जा रही हैं, उससे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना ज़रूरी है।